नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान अब अपने उत्पाद अधिक दाम पर कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर करीब 82.5% हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में प्रतिबद्धता और एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। दोपहर समाचार में अपनी सहयोगी पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिनों की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। एक प्रार्थना संबोधन में महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में बताया, देह को, अपना आत्मा को तो विषय सब साफ ही रखेंगे और उसका नतीजा ये आता है कैसे, वो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, वो जो बहन पूछती है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से, नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए, तो विषय आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ दिल्ली में ही पड़ा। मुझको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांव के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी और किसी को भी बेचने की ताकत है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। श्री मोदी ने हरियाणा के सोनीपत जिले के कंवर चौहान का उदाहरण दिया। एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियों को बेचने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी कानून से बाहर किए जाने के बाद उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत लाभ हुआ। 4 वर्ष पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। अब किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी खुदरा दुकानों और 5 सितारा होटलों में सीधे ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये किसान खेती से प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3-4 वर्ष पहले महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों को एपीएमसी कानून की परिधि से बाहर किया गया था। उन्होंने स्वामी समर्थ किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का उदाहरण देते हुए कहा कि ये समूह इस बात का उदाहरण है कि इस बदलाव ने महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति कैसे बदल दी।
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के केला उत्पादक कंपनी का उदाहरण दिया, जो किसानों का अपना समूह है। इस किसान समूह ने पूर्णबंदी के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियों और फलों की खरीद कर चेन्नई शहर को सब्जी कोम्बो किट दिया। प्रधानमंत्री ने लखनऊ के किसान समूह इरादा की भी चर्चा की। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है। उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। श्री मोदी ने गुजरात के बनासकांठा के रामपुरा गांव के किसान इस्माइल भाई की चर्चा की, जिनके परिवार ने उन्हें खेती करने से रोका, लेकिन इस्माइल भाई ने तय किया कि वे इस सोच को बदल कर दिखाएंगे कि खेती घाटे का सौदा है। उन्होंने नए तरीके से खेती शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी किस्म के आलू की खेती के लिए बूंद सिंचाई करके उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बिचौलियों की कहीं कोई भागीदारी नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में नए नए तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मणिपुर की विजय शांति की चर्चा की, जो नएपन के लिए चर्चित हैं। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहानी सुनाने की कला पर विस्तार से बताया कि कैसे ये हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से भर देते थे। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है, जिसे विल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि इन दिनों विज्ञान कल्पना से जुड़ी कहानियां तथा कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gaathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापिस आए। इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारतीय कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं। उन्होंने वैशाली व्यवहारे देशपांडे का उदाहरण दिया, जो इसे मराठी में लोकप्रिय बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने चेन्नई की श्री विद्या वीर राघवन का जिक्र किया, जो हमारे देश और हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य के लिए 2 वेबसाइटों कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि गीता रामानुजन ने kathalaya.org में कहानियों पर विशेष ध्यान दिया है। द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग शहरों के कथाकारों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के विक्रम श्रीधर की चर्चा की, जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश की स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं, उनको कथाओं में
प्रचारित कर सकते हैं। विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने, और अधिक प्रचारित हो और सहज बने, इसलिए आओ हम सब प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देश माली के सेदू देम्बेले का अनुभव भी साझा किया। वे किता में एक स्कूल में अंग्रेजी संगीत और चित्रकला के शिक्षक हैं। लोग उन्हें हिंदुस्तान का बाबू भी कहते हैं क्योंकि वे माली में 1 घंटे का रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है इंडियन फ्रीक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स। वे इसे पिछले 23 वर्षों से प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री देम्बेले इस कार्यक्रम के दौरान फ्रांसीसी के साथ साथ माली की लोक भाषा बमबारा में भी अपनी कमेंट्री करते हैं। सेदू जी ने अब प्रत्येक रविवार रात 9 बजे से 2 घंटे का एक और कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें वे हिंदी फिल्म जगत की कहानी फ्रांसीसी और बमबारा में सुनाते हैं। इस वर्ष 15 अगस्त को एक हिंदी वीडियो के माध्यम से उन्होंने भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे इन वीडियो को देखें और भारत के प्रति अपने प्रेम का अनुभव करें। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया जिनकी कल 28 सितंबर को जयंती है। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस है। ये दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी का भी स्मरण किया जिनकी जयंती 11 अक्टूबर को है। उन्होंने कहा कि जेपी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद किया जिनकी जयंती भी 11 अक्टूबर को ही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इनके मूल्यों को जीवन में अपनाने की अपील की। श्री मोदी ने मन की बात में पुणे की स्वामी समर्थ किसान उत्पादक कंपनी की भी चर्चा की जो साप्ताहिक बाजार आयोजित कर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच उपलब्ध करा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। व्यवस्थित और संगठित कृषि विपणन को विकसित करने के लिए एक मिशन के साथ काम करते हुए पुणे स्थित श्री स्वामी समर्थ किसान निर्माता कंपनी किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साप्ताहिक बाजार पुणे और मुंबई में 24 स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं जहां राज्य के विभिन्न हिस्सों से किसान आते हैं और अपनी उपज बेचते हैं। कंपनी के निदेशक श्री ऋतुराज जाधव ने आकाशवाणी को बताया कि लोगों से मिल रहे अच्छे प्रतिसाद के कारण इन साप्ताहिक बाजारों का कारोबार पिछले साल 110 करोड़ रुपए तक चला गया। लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने पुणे नगर निगम के साथ गठजोड़ कर रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोगों को वस्तुओं की आपूर्ति की जो महामारी के कारण अपने घर
घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। प्रत्यक्ष विपणन चैनल के रूप में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी यह कंपनी मंच प्रदान करती है। इसके अलावा यह कुछ फसलों के उत्पादन पर भी किसानों को मार्गदर्शन करती है, जिससे साप्ताहिक बाजारों में उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा वे अब सुविधा केंद्र भी शुरू करने जा रही है, जहां उपज की छटाई, ग्रेडिंग और सफाई की जाएगी। इसके बाद किसान बेहतर दाम मिलने के लिए शहरी क्षेत्रों में अपनी उपज बेच सकते हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. in the night. On 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान अब अपने उत्पाद अधिक दाम पर कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर करीब 82.5% हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में प्रतिबद्धता और एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है। श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति बेजोड़ है और वहां के लोगों ने इसे संरक्षित किया है। उन्होंने इस क्षेत्र की बेजोड़ संस्कृति को भारतीय संस्कृति का आभूषण बताया। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का एक शुरुआत विश्व पर्यटन दिवस पर होने जा रही है। मैंने जो खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखी है, शायद ही कहीं देखने को मिल जाए। और इतनी विविध भाषाएं, विविध संस्कृति और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने, पूर्वोत्तर ने सजाकर संजोकर रखा है। आज भी इतने सालों की संस्कृति, इतने सालों का संगीत, इतने सालों का नृत्य, इतने सालों से बोलने जाने वाली भाषाएं, इतने संघर्ष के बाद, इतने हमलों के बाद भी जस की तस संभाल कर रखी है। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार क्षेत्र में विकास का ढांचा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और भविष्य में ये विश्व में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए शांति महत्वपूर्ण है और सरकार ढांचा निर्माण के साथ शांति कायम करने पर भी ध्यान दे रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि कोविड-19 के बाद इस क्षेत्र के स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र पर्यटन और व्यापार के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय रमणीक गंतव्य के रूप में पूर्वोत्तर के बढ़ते महत्व को उजागर करना है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। दुनिया भर में बड़े शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध कराने में पर्यटन की अनूठी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 महीने बाद विभिन्न पर्यटन गतिविधियां आज से शुरू हो रही हैं। दक्षिणी अंडमान जिले में समुद्र तट आज सुबह आम जनता के लिए खुल गए, लेकिन इसका समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक निश्चित किया गया है।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.46% हो गई है और 49 लाख से अधिक रोगी कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आज 88,600 नए मरीजों का पता चलने के साथ ही देश में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 59,92,500 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,124 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 94,500 से ज्यादा हो गई है। कोविड से मृत्यु दर 1.58% है। देश में 9,56,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित व्यक्तियों का 15.96% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कल देश में 9,87,800 से अधिक कोविड जांच की गई। अभी तक कुल 7,12,58,000 के करीब कोविड जांच की जा चुकी हैं। भारत में नए संक्रमित लोगों की तुलना में कोविड से स्वस्थ रोगियों की संख्या लगातार 7वें दिन अधिक बनी रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित मरीजों की संख्या से अधिक है। प्रतिदिन स्वस्थ होने की उच्च दर के कारण संक्रमण से स्वस्थ लोगों की अधिकतम संख्या के साथ भारत विश्व में अग्रणी स्थान पर है। यह केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समय पर प्रभावी उपायों के कारण संभव हुआ है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK वार्ष्णेय चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण के लिए धन्यवाद दिया है। श्री घेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अपनी प्रतिबद्धता और एकजुटता दिखाने के लिए श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा कि कोविड महामारी को विभिन्न स्रोतों और संसाधनों के समेकित उपयोग से ही समाप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महासभा के 75वें अधिवेशन में कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की आवश्यकता है। श्री मोदी ने सवाल किया कि भारत को कब तक इस विश्व संस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व में बड़ा परिवर्तन आ चुका है और अब दुनिया वो नहीं रही जो 1945 में थी। हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया के पूरा होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों में सबसे अधिक संख्या भारत के सैनिकों की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय संयुक्त राष्ट्र में भारत की और बड़ी भूमिका की अपेक्षा करता है।
श्री मोदी ने कहा कि अगले साल जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शांति, सुरक्षा और खुशहाली के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज सुबह नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। 25 जून को दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 6 वर्ष पहले 2014 में उनके सिर में गहरी चोट लगने के बाद वे कोमा में चले गए थे। जसवंत सिंह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री के रूप में काम किया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, विशिष्ट सांसद और प्रतिभाशाली नेता और बुद्धिजीवी जसवंत सिंह की मृत्यु से उन्हें धक्का पहुंचा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जसवंत सिंह एक महान नेता थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर काम करते हुए राष्ट्र को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जसवंत सिंह ने अटल जी की सरकार में महत्वपूर्ण विभाग संभाले और वित्त, रक्षा और विदेश मामलों में अपने कार्य से अमिट छाप छोड़ी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जसवंत सिंह अटल जी के सहयोगी थे और उन्होंने वाजपेयी सरकार में प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया। लद्दाख के वरिष्ठ नेताओं ने लेह स्थित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के छठे सामान्य चुनाव के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से संविधान के अंतर्गत लद्दाख क्षेत्र को छठी अनुसूची के लाभ दिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव बहिष्कार का फैसला वापस लेने के बारे में बयान जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। अबू धाबी में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। कोविड महामारी के कारण दर्शकों की क्षमता 5,000 से घटाकर 1,000 प्रतिदिन कर दी गई है। पुरुष वर्ग के पहले दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त एंडी मरे का सामना स्टेन वावरिंका से होगा। महिला वर्ग में पूर्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप का सामना सारा सोरिवेस से होगा। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के अनुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चले चेन्नई तो वहां बादल छाए रहने, हल्की वर्षा होने या बौछारें पड़ने के आसार हैं। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कहीं कहीं सामान्य वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहने के आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ वर्षा होने या आंधी चलने की संभावना है। गिलगित में तापमान 12 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ आंधी के साथ वर्षा के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे तथा गरज के साथ बारिश होने या आंधी चलने का अनुमान है। पूर्वोत्तर की बात करें तो गुवाहाटी में आमतौर पर बादल घिरने और 1 या 2 स्थान पर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन, जिसे गाया है जापान के कलाकारों ने। वैष्णव जन तो तेने काहिए चे पीर पलाई जाने रे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान अब अपने उत्पाद अधिक दाम पर कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र।
गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर करीब 82.5% हुई और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में प्रतिबद्धता और एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।